हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त, ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आपके 40 संभावित प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल लेकर के आए हुए हैं। उसमें से हम जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे उसमें बहुत एक चर्चा करेंगे, एक अच्छी चर्चा जिसमें प्रश्न बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने चर्चा और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या पहला प्रश्न भैया? पहला प्रश्न है, भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी हैं केंद्रीय कानून मंत्री, सचिव कानून मंत्रालय, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बताइए सर, इसमें भारत के पहले विधि अधिकारी कौन है? अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के, इसमें भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान है, मतलब क्या कि जो विधि अधिकारी का पद है ये बेसिकली संवैधानिक पद है और इसकी जो चर्चा की गई है वो की गई है अनुच्छेद 76 में। किसमें? अनुच्छेद 76 में, 76 में। ठीक है, इसमें ये एक प्रावधान किया गया है किसका? महान्यायवादी। और वहीं पे जो है 165 में आप अगर जब आगे पढ़ेंगे राज्य में तो महाधिवक्ता की बात की गई है ना। तो महान्यायवादी की बात कही गई है। तो बेसिकली महान्यायवादी जो है यही भारत का पहला विधि अधिकारी। ये बताया गया है कि महान्यायवादी क्या है, तो पहला विधि अधिकारी है, पहला विधि अधिकारी है ये, है ना, पहला विधि अधिकारी है। तो अब इसमें जो आपका आंसर है वो तो आपका हो जाएगा महान्यायवादी। ठीक है, लेकिन अब और इससे जितने प्रश्न बन सकते हैं, 76 महान्यायवादी, पहला विधि अधिकारी, और क्या होता है, इस नियुक्ति कौन करता है इसकी? अगर हम बात करें कि इसकी नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति जो है वो करते हैं राष्ट्रपति। मतलब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो संविधान द्वारा, अगर इससे कोई पूछे कि इनका कार्यकाल कितना है, तो ये बेसिकली इनका कार्यकाल कुछ तय नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो इनका कार्यकाल, जैसे अगर आज ये बने हैं और कल अगर राष्ट्रपति चाहे तो इनको हटा सकता है। मतलब क्या? प्रसाद पर्यंत, बेसिकली प्रसाद पर्यंत की बात है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने कार्यकाल को पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, अब इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या भैया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने, दादा भाई नौरोजी ने। बताओ भैया कौन किया था इनका? देखिए, अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई में। पहली बात तो आ जाए बम्बई में, और बम्बई में पूछे कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और इसमें जो है पूछा जाता है जो पहला अधिवेशन हुआ था, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अधिवेशन की अध्यक्षता अगर आपसे पूछता है कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आप बताएंगे। देखिए, अब उसमें ऑप्शन आता है, कभी कभी आता है बीसी बनर्जी, ये आपको ऑप्शन मिलेगा बीसी बनर्जी या यहाँ पे डब्ल्यूसी बनर्जी, है ना, ये आपको ऑप्शन दे देगा पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बीसी बनर्जी या डब्ल्यूसी बनर्जी। तो आप इसको हमेशा और हमेशा क्लिक करेंगे क्या? बीसी बनर्जी, आपका डब्ल्यूसी बनर्जी, बीसी बनर्जी जो है आपका गलत हो जाता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, बात क्लियर? व्योमेश लिखा कैसे जाता है? बेसिकली WOMESH, व्योमेश, इस ऐसे लिखा जाता है, CHANDRA, चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। तो बेसिकली आप इसको हमेशा याद रखिए, बीसी बनर्जी देता ऑप्शन है, जो कि क्या गलत है, डब्ल्यूसी बनर्जी इसका सही ऑप्शन है। तो अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। ये क्या पूछा है? कांग्रेस का स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो आईएनसी की स्थापना है, ये बेसिकली एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, A.O. ह्यूम। कौन? A.O.
ह्यूम, इसी ने इसकी स्थापना की थी 28 सितंबर 1885 को बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और सदस्य कितने थे? 76 सदस्य थे। 78 सदस्य लेकर के गांधी जी जो है दंडी मार्च शुरू कर दिए थे और 76 लोग मिलकर कांग्रेस की स्थापना कर दिए थे। बात क्लियर है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तीसरा क्या है? भारत के उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तिरुवनंतपुरम को, इम्फाल को, शिमला को या बेंगलुरु को? बताओ भैया, इसमें किसको जो है उद्यान के रूप में जाना जाता है? देखिए, अगर हम बात करें इसकी, जैसे तिरुवनंतपुरम की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आपका जो ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, है ना। मणिपुर की राजधानी ये है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। जैसे ये मणिपुर की है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तिरुवनंतपुरम जो है ये केरल की है और यहीं पे तिरुवनंतपुरम के आसपास के ये जो बड़े मतलब पठारी एरिया है, पहाड़ी उस टाइप का है, तो यहाँ पे ये इलायची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं केरल में ही, है ना। अब अगर हम बात करें उसकी जो है, जैसे और आगे बढ़ें तो बेसिकली अगर हम शिमला की बात करते हैं तो शिमला जो है आपके हिमाचल प्रदेश के लिए जाना जाता है। किसका? हिमाचल प्रदेश के लिए। और यहाँ पे अगर हम बेंगलुरु की बात करें, किसकी बात करें? बेंगलुरु की बात करें तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आपका बेंगलुरु जो है ये कर्नाटका, नाम सुने होंगे आप, कर्नाटका की बेंगलुरु राजधानी है। और इसी बेंगलुरु को मेरे दोस्त मेरे भाई क्या कहा जाते हैं? पहली बात तो उद्यान शहर इसी को बोला जाता है। और दूसरा जो है ये इसका नाम होता है सिलिकॉन वैली। क्या? भारत जैसे भारत की सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन वैली जो है ये बेंगलुरु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या भैया? संक्षिप्त यूआरएल का क्या अर्थ है? यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइन, और ऑप्शन डी है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। बताओ भैया, देखिए अगर हम बात करें तो इसकी जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका ऑप्शन नंबर बी तो सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही होता है। यूआरएल इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी तरह के रिसोर्स या संसाधन का यूनिक पता होता है। और यूआरएल को वेब एड्रेस भी कहते हैं। जो यूआरएल आपका होता है यूआरएल, इसको हम वेब एड्रेस भी कहते हैं। क्या? वेब, या इसको हम ये कहते हैं यूनिक एड्रेस या वेब एड्रेस, ठीक है। तो DDRESS यूनिक एड्रेस या वेब एड्रेस को यूआरएल को बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप इससे परिचित हो रहे हैं। ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद एक भारत को घोषित करता है? संविधान का अनुच्छेद एक भारत को घोषित करता है। संघीय राज्य, अर्धसंघीय राज्य, एकात्मक राज्य या आपका संघ राज्य? देखिए अगर हम बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यहाँ पे लिखा ना, इसका मतलब एक, ये वाला एक होता है। तो बेसिकली भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये आप देख पा रहे, भारत राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। तो ये बेसिकली लिखा कहाँ पे है? तो ये लिखा गया है आपके अनुच्छेद 1 में। तो यहाँ पे और संघ, ऑप्शन डी इसमें संघ राज्य सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर लेते हैं। क्या भैया? भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मौजूद थी? 560, 565, 570, 575। बताओ भैया कितनी रियासतें थी उस वक्त जब भारत हमारा क्या हुआ था? भारत हमारा आज़ाद हुआ था। आज़ाद भारत में कितनी रियासतें तत्कालीन जो है थी? देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय हम बात करें तो 565 रियासतें, ऐसा माना जाता है आधिकारिक तौर पर 565 देसी रियासतें, ठीक है, देसी रियासतें आपकी थी, ठीक है, जिसमें से भारत का लगभग 48% क्षेत्र और 20% जनसंख्या शामिल थी। अगर इस 65 इसकी बात करें से आप कहें कि कितने परसेंट क्षेत्र, तो 48% क्षेत्र और कितनी परसेंट जनसंख्या? लगभग 20% जनसंख्या। 20% जनसंख्या जो है इसमें शामिल थी। आज़ादी के समय ब्रिटिश शासन ने घोषणा किया कि रजवाड़े या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रख सकते हैं। 22 जून 1947, एक डेट आप याद रखिएगा, 22 जून 1947
22 जून 1947 को भारत सरकार द्वारा सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत को एकीकृत करने के लिए जो एक पहल चली आई गई, इनके नेतृत्व में एक रियासत मंत्रालय बनाया गया और कहा गया कि 15 अगस्त 1947 तक जो है 15 अगस्त 1947 तक सारी रियासतें भारत में जो भारत क्षेत्र में आई हैं वो रियासतें इसमें विलय कर लें। लेकिन 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी रियासतों ने तो जो है इस पर साइन कर दिया, जो रियासती मंत्रालय के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था। लेकिन एक तो हैदराबाद जिसको पुलिस कार्रवाई के बल पर मिलाया गया, उसके बाद आपका जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर किया गया, और उसके बाद आपका बचता है कश्मीर जिसकी लड़ाई आज भी चल रही है, ये बेसिकली सहमति पत्र के आधार पर इसको शामिल किया गया। तो ये 3 देशी रियासतें थी जो 15 अगस्त 1947 को भारत में सम्मिलित नहीं हो रही थी, तो उनको सम्मिलित कराया गया। तो आप इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, ब्रिटिश भारत की पहली आधुनिक समकालीन जनगणना कब आयोजित की गई थी? 1881, 1886, 1891, 1896। बताओ भैया कब आयोजित की थी? देखिए अगर हम बात करें इसकी कि सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, तो बेसिकली सबसे पहले जो जनगणना हुई थी सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो मयो के टाइम में हुई थी। और कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। ठीक है, अगला जो है अगली जो भारत की पहली और पूर्ण आधुनिक, जैसे यहाँ पे पूछे ना समकालीन जनगणना या आधुनिक समकालीन जनगणना जो हुई थी वो बेसिकली हुई थी 1881 में। 1881 में हुई थी, और उस वक्त जो है गवर्नर कौन था? तो रिपन जो है ये गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, और अगर आपसे जनगणना आयुक्त तो पूछे कौन था उस वक्त? जनगणना ये यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है जी कि 1881 में रिपन ने जब 1881 की जनगणना करवाई थी तो उस वक्त जो है जनगणना आयुक्त कौन था? तो डब्ल्यू प्लाडेन थे। ठीक है, प्लाडेन थे। और अगर बात करें हम ये कि स्वतंत्र भारत की, क्या अगर हम इसकी बात करें स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की हम बात करें मेरे दोस्त, तो ये हुई थी कब? 1951 में। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस के। ठीक है, और अगर हम बात करें पहले स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, तो R.A. गोपाल स्वामी। कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी जो है ये इसके पहली जनगणना के जो है आयुक्त हुआ करते थे। बात क्लियर है? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में जो है संपन्न हुई, जिसके जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। बात क्लियर है? तो इसमें अगर बात करें इसकी तो 1881 जो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1881 क्या राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न लेते हैं। किस वर्ष में उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया? 1950, 1952, 1954, 1956। बताओ भैया कब अपनाया गया था? देखिए उद्योग नीति जो है अगर हम बात करें पहले तो जो है सरकार ने 1956 की जो औद्योगिक नीति के माध्यम से पहली औद्योगिक नीति जो संशोधित की थी 1948 में की थी। भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की बाइबल के रूप में जाना जाता है जो आर्थिक संविधान है। देखिए बेसिकली यहाँ पे बात करें तो ये 1956 में तो आया था, इसकी रूपरेखा 1948 में क्या हुई थी? तैयार हुई थी। ठीक है, और इसका बेसिकली जो काम था वो 1956 के द्वारा जो है एक बड़े और बढ़ते सरकारी क्षेत्र का निर्माण करना और निजी उद्योग में स्वामित्व और प्रबंधन के पृथक्करण को प्रोत्साहित करना था। निजी एकाधिकार के उदय को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। तो बेसिकली आप इसमें मार सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका सही। 1956 में जो है औद्योगिक नीति का प्रस्ताव रखा गया था। महोदयपुरम के चीर नहीं, यहाँ पे देखिए महोदयपुरम में चीर नहीं चीर होगा। क्या है? चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन सी थी? मलयालम थी, तमिल थी, फारसी थी या संस्कृत थी? देखिए महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा जो थी वो बेसिकली आपकी मलयालम थी। क्या थी? मलयालम थी।
10वीं शताब्दी में दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीप को हिस्से में की गई थी, जो वर्तमान में केरल का हिस्सा है। तो केरल में आज भी मलयालम बोली जाती है। इसके शासकों ने अपने उत्कीर्ण में मलयालम भाषा का उपयोग किया था, जिसकी अवधि में संगम साहित्य संकलित किया गया था। उसे संगम काल के रूप में जाना जाता है। संगम काल के दौरान 3 प्रमुख राज्य चेर, चोल और पांड्य, आप समझ सकते हैं कौन से, चेर, चोल, पांड्य, ये जो है ये तीनों मलयालम भाषा बोलते थे। बात क्लियर है? तो आप इनको समझ सकते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर पे। वर्ष 1910 में मध्य भारत में लिखित रूप से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? कोलस, बस्तर, संथाल या बरली? बताओ भैया, वर्ली बताओ, इसमें क्या सही है। देखिए अगर हम 1910 की बात, ये संथाल और बस्तर ये बेसिकली 1800 में शुरू थे, 1900 पहले खत्म हो गए थे। सॉरी, कोलस। लेकिन अगर हम बात करें बस्तर की, किसकी बात करें? बस्तर की बात करें तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो बस्तर का आंदोलन था ये बेसिकली शुरू कब हुआ था? 1910 में। ठीक है, 1910 में शुरू हुआ था। और इसके यह मध्य भारत के बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व, अगर हम बात करें बस्तर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन से थे, तो इसमें जो है आदिवासी नेता गुंडाधुर और राजा के दीवान चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था। विद्रोह का प्राथमिक कारण जंगलों के उपयोग के संबंध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां थी। देखिए अब इस टाइम जो विद्रोह तो बस्तर में, छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है, तो उसमें बेसिकली जंगल को बचाने के लिए अंदर हुआ था, 1910 में हुआ था। बात क्लियर है? किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसमें आप लिख सकते हैं गुंडाधर और राजा के दीवान व चचेरे भाई लाल कलेंद्र सिंह। बात क्लियर है? ये बेसिकली इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था, जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता? 1878, 1895, 1905, 1942? बताओ भैया किस वर्ष ये पारित किया गया था? देखिए अगर हम बात करें 1857 की क्रांति जब हुई थी, 1857 की क्रांति जब हुई थी तो अंग्रेज जो है ये झेल गए थे। इसके बाद जो है 1857 की क्रांति के बाद 58 और उसके बाद आगे चल करके, क्योंकि आगे अंग्रेज नहीं चाहते थे कोई विद्रोह हो, इसलिए तत्कालीन जो है जो 1878 में कौन था? लिटन था। और लिटन ने एक आदेश पारित किया कि कोई भी भारतीय जो है ये बंदूक नहीं रख सकता है। ये आर्म्स एक्ट जो है पारित करा करके इसको कह सकते हैं कि भारतीयों को बिना लाइसेंस या हथियार के रखना व उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया, है ना। इसलिए आप समझ सकते हैं 1878 में जो बेसिकली लिटन ने ये किया था, ये अंग्रेजों को मजबूत और भारतीयों को कमजोर करने के लिए किया गया था। ऑप्शन ए इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। क्या है भैया? 1919 में गांधी जी ने किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया जिस अधिनियम ने व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया? ठीक है, तो ऑप्शन ए रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी आपका भारत का रक्षा अधिनियम, ऑप्शन डी आपका जानलेवा आक्रोश अधिनियम। ठीक है, तो अब बताओ भी इसमें क्या सही होगा। देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें आपका रोलेट एक्ट जो आया था, आपको पता है 1919 में ही आया था। ठीक है, मार्ले और मिंटो सुधार जो ये आपको 1909 में ही आ गया था। 1909 में भारत रक्षा अधिनियम बहुत आगे चल करके आया, तो इसका कोई इससे औचित्य नहीं है, ना तो इसका औचित्य है और ना ही आपका जानलेवा आक्रोश अधिनियम का औचित्य है। बात क्लियर है? तो ये बेसिकली इनके लिए कोई वो है नहीं। तो इसलिए जो है इसमें अगर देखा जाए तो 1919 में जो रोलेट एक्ट आया था, जिसमें ये कहा गया था न वकील न दलील, है ना। तो बेसिकली इसके लिए चूंकि ये जो है मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण लगाया गया था इसके द्वारा। किसके द्वारा? रोलेट एक्ट के मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण लगाया गया था। मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण लगाया गया था। और बेसिकली ये जो रोलेट एक्ट है ये 19 मार्च 1919 से लागू हुआ। रोलेट मार्च 1919 से लागू हुआ और इसके अनुसार जो है किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता था। इसमें कहा गया था कि ना कोई अपील, अगर मुकदमा चल रहा है तो ना कोई अपील,
ये तो अत्याचार था, बहुत बड़ा अत्याचार। ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील। मतलब वकीलों का काम भी भारतीयों का खत्म हो गया साहब। ना कोई अपील होगी, ना कोई दलील होगी और ना कोई वकील होगा। मतलब जो भी राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करते हुए पाया जाएगा, क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए इसके विरोध में जो है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन किया, खिलाफत सत्याग्रह का आरंभ कर दिया था। तो ये बेसिकली ऑप्शन ए इसका क्या सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 13 नंबर, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका था उद्देश्य से, जैसा कि उनके पत्रिका में समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना चाहिए। सुखदेव, राजगुरु, बीके दत्त या चंद्रशेखर आजाद, बताओ भगत सिंह के साथ कौन शामिल थे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर हम बात करें, देखिए हुआ ये था, आपको पता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है ये 1928 में हो चुकी थी। 1928 में हो चुकी थी। सरदार पटेल भगत राम बिहारी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, ये दोनों लोग मिल करके जो है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। और बेसिकली इनके बाद जो है, इसके बाद से चूंकि जो आपका पब्लिक सेफ्टी बिल आया था, एक आया था पब्लिक सेफ्टी बिल, और ये पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में ही 8 अप्रैल 1929 में जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया था। और उसके बाद इनका उद्देश्य उनके पत्र में समझाया गया था, किसी भी जान लेने बल्कि बाहरी कानून तक उनकी आवाज़ पहुंचना जरूरी था। तो बेसिकली 8 अप्रैल 1800 जो है इन्होंने हमला कर दिया था। और बेसिकली इनके साथ था कौन, तो अगर भगत सिंह के साथ देखा जाए तो भगत सिंह के साथ जो है वो बीके दत्त थे, बटुकेश्वर दत्त, है ना। इनको ऑप्शन सी कहते, बटुकेश्वर दत्त थे, बटुकेश्वर दत्त थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 नंबर, कहाँ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने अपने राज्य के प्रशासन को अधिकार में लिया। ठीक है, तो भैया झांसी होगा, फैजाबाद होगा, मंडला होगा या रामगढ़ होगा। देखिए झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई पूछा था रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। ये बेसिकली वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, वाराणसी में, 80 घाट के पास। फैजाबाद की बात करें तो यहाँ पे जो है अली साहब थे, यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा रामगढ़। बेसिकली अगर बात करें रानी अवंतीबाई लोधी का, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जाहिर सी बात है 4000 सेना का नेतृत्व किया था। और वे जो है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पहली महिला शहीद वीरांगना थी। ठीक है, दरअसल इन्होंने जो नेतृत्व किया था वो रामगढ़ का किया था। और रामगढ़ मतलब रेवांचल, पूरे रेवांचल। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, कभी कभी आता है, जैसे आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो है वहाँ पे कुंवर सिंह के विषय में कहा जाता है। क्या, कुंवर सिंह के विषय में। तो वो बेसिकली कुंवर सिंह जो है, अगर बात करें तो एक विशेष क्षेत्र के नेता हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने पूरे बिहार का नेतृत्व किया था, है ना। पूछा जाता है पटना में किसान नेतृत्व किसने किया था, वो अलग बात है। NG रंगा से उनका विवाद हुआ कुंवर सिंह का, है ना, बीच में जो है वो अलग मुद्दा था। लेकिन बेसिकली इन्होंने विरोध जो है अच्छे से किया। ठीक है, तो ये पटना पूछा जाता है तो कुंवर सिंह मारा जाता है। रेवांचल से पूछे तब भी आप अवंतीबाई लोधी को मारेंगे, रामगढ़ पूछेगा तब भी आप अवंतीबाई लोधी को मारेंगे, झांसी पूछेगा तो रानी लक्ष्मीबाई को मारेंगे। बात क्लियर, ऑप्शन नंबर डी क्या सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्या है, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है। आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका,
और उसके बाद आपका यूनाइटेड किंगडम और उसके बाद जो है आपका कनाडा। बताओ भैया अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए जो है ये कहाँ से लिया गया था? तो मेरे दोस्त मेरे भाई अवशिष्ट जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो बेसिकली कनाडा से ली गई हैं। कहाँ से? वो बेसिकली आपकी कनाडा। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें आयरलैंड से, तो आयरलैंड से मेरे दोस्त मेरे भाई सबसे फेमस चीज़ क्या ली गई है? DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो बेसिकली आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो वस्तु है कौन? मौलिक अधिकार। कौन? मौलिक अधिकार। हम कह रहे हैं अगर आपके पास जो है आप मनुष्य के रूप में जन्म ले लिए, आपके पास कोई अधिकार ना हो तो आपका मनुष्य होना क्या है? व्यर्थ है। अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, इसकी ब्रिटेन की बात करें तो बेसिकली यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली गई। संसदीय शासन प्रणाली, चूँकि अभी चुनाव के दौर आने वाले हैं तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली हो गया। उसके बाद आपका आता है एकल नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो एकल मतलब यहाँ की नागरिकता ले रहा है और सोच रहा है हमारी वहाँ बची रहती है, असंभव है। यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। एकल नागरिकता आपको लेनी पड़ेगी, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ? अभी हम लोग कुछ चर्चा किए थे, भारत राज्यों का एक संघ। अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? जो भी चीज़ें दूसरे देश से ली जाएंगी या दी जाएंगी, जो भी ज़मीन की बात होगी वो बेसिकली संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अपनी ज़मीनों में जैसे हम जो है तीसरे में क्या कहा गया, जैसे हमारा राज्य मान लीजिए उत्तर प्रदेश, हम इसके विस्तार को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, अपना राज्य जो है कुछ काट करके देना चाहते हैं उत्तराखंड को, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो इसमें क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में आप कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 3 में बताया गया है। लेकिन अगर जो भी इसमें संविधान संशोधन होगा वो जो है संवैधानिक आरक्षण के अधीन नहीं माना जाएगा, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली चारों के चारों यहाँ पे आपके क्लियर हो गए, ठीक है। तो अगर आपसे ये करा भारत राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट मीन्स भारत, है ना। इंडिया दैट मीन्स भारत का पूछा जाता है ना, इंडिया से तात्पर्य है तो बताया गया इंडिया दैट मीन्स भारत, है ना। राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा, ठीक है। चलिए फेडरेशन ऑफ स्टेट, है ना। कभी कभी पूछा जाता है कि इंडिया जो है ये फेडरेशन ऑफ है, अब हमने बोल दिया फेडरेशन, ठीक है। और यूनियन, बताओ भैया फेडरेशन है यूनियन है? तो बेसिकली अगर आप कभी भी फेडरेशन बोल रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। क्या है? इंडिया दैट मीन्स भारत इज द यूनियन ऑफ इंडिया। आप देखते होंगे केस जैसे आता होगा, जैसे मान लीजिए हमने केस कर दिया, निशांत शेखर सिंह नाम से केस हो गया, हमने भारत सरकार के खिलाफ किया है, तो निशांत शेखर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं होता है। क्या होता है? यूनियन ऑफ इंडिया होता है। तो वैसे याद कर लीजिए फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया होगा। तो बेसिकली इसमें राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों के व उसके बारे में है? तो बेसिकली इतना जान लीजिए कि अगर संसद जो है पारित करके ये लाती है संविधान संशोधन, ये किसके लिए कर रहा है? और ग्रामीण स्थानीय मतलब क्या? ग्राम पंचायतों के बारे में। किसके लिए? ग्राम पंचायत के विषय में है मेरे भाई। तो ग्राम पंचायत का विषय कहाँ पे है? तो मेरे दोस्त मेरे भाई ये तो है बेसिकली आपके अनुच्छेद 40 में। किसमें? अनुच्छेद 40 में है। लेकिन आपका जो है 73वां संविधान संशोधन कौन सा? 73वां अमेंडमेंट एक्ट जो है ये बेसिकली किसके लिए था? पंचायतों के लिए था। और जो ये 74वां संविधान संशोधन था ये बेसिकली नगर पालिका के लिए था। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 73वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है? देखिए ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी संगठित क्षेत्र। बताओ ये इसका हमने ट्रिक आपको बताया था। हमने कहा था जैसे जो अर्थव्यवस्था है, अभी हम हालांकि क्लास भी आपकी लगने वाली है, बहुत जल्द हो सकता है आज से या कल से शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली देखिए अगर अर्थव्यवस्था कैटेगराइज करें ना तो एक होती है प्राथमिक, एक होती है द्वितीयक और एक होती है तृतीयक अर्थव्यवस्था।
क्या है तृतीयक। तो बेसिकली हमने आपसे क्या कहा था, अगर खेत में कृषि में आप कुछ मान लीजिए आलू आपने बो दिया, आलू बो करके आपने जैसे ही समोसा दिया तैसे द्वितीय क्षेत्र में आ गया। और द्वितीय क्षेत्र जैसे मान लीजिए आपकी दुकान टूटी फूटी है, लेकिन अगर कोई मंगवा ले रहा है और आप सेवा के रूप में उस समोसे को देने जा रहे हैं, तो वो बेसिकली आपका जो है आपके पैसे का तिगुना हो जाएगा। जैसे अगर आप जो है इसका 50 रुपये ले रहे हैं तो इसका 100 लेंगे, इसका 300 लेंगे, बात इतनी सी है, ठीक है, इतना प्रॉफिट है। तो यहाँ पे क्या करें, हम चीनी या गुड़ का उत्पन्न करें। यहाँ पे अगर हम गन्ना बो दें, यहाँ पे गन्ना बोएंगे तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इससे गुड़ या चीनी का उत्पादन किया जाएगा वो बेसिकली द्वितीय क्षेत्र में चला आएगा। किसमें? द्वितीय क्षेत्र में चला आएगा। तो इसमें बताइए आप क्या होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये हमेशा और हमेशा किस में रहेगा? द्वितीय क्षेत्र में रहेगा। जैसे आप पशुपालन हो गया, डेयरी हो गया, डेयरी अभी तक है ना, खनन हो गया, और उसके बाद जो है वानिकी हो गया, कृषि हो गया, ठीक है। तो ये प्राथमिक में आते हैं। अगर हम बात करें द्वितीय क्षेत्र, इसमें उद्योग शामिल होते हैं। जैसे हमने कहा कि हम चाय का एक उद्योग लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो चाय के उद्योग में जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने चाय बनाई और चाय बना करके आपने जैसे ही सर्व किया, वो तृतीय क्षेत्र में चला था। बात क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए 19 नंबर लेते हैं। आयत पर कर किसका एक उदाहरण है? व्यापार की शर्तें, व्यापार अवरोध, विदेशी व्यापार, और उसके बाद आता है आपका ऋण आधार, ठीक है। देखिए भैया, अगर हम बात करें आयात पर टैक्स की, मतलब हमारे यहाँ जो आ रहा है चीज़ें हैं, तो जो भी चीज़ें हैं वो बेसिकली किसके लिए की जाती हैं? विदेशी व्यापार, ठीक है। आयात पर जो कर मतलब डॉट का एक उदाहरण है, तो वो हो जाता है व्यापार, विदेशी व्यापार नहीं, व्यापार अवरोध हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम आज, मान लीजिए ये हम पाकिस्तान हैं, सॉरी मान लीजिए ये हम जो है रसिया हैं, और ये आपका भारत है, ठीक है। अब हम इससे क्या कहेंगे कि भैया जो है ये हमको आप 10 रुपये में दीजिए। मान लीजिए कोई मोबाइल है, वो 10 रुपये हमको दीजिए आप, तो 10 रुपये में बनाने का प्रयास करें, लेकिन क्या करेगा, इनसे कहेगा कि मेरा फ़ायदा तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या होगा, फिर भी इनसे 1000-2000 फ़ायदा ले ही लेगा। तो बेसिकली अगर बात करें तो व्यापार अवरोध, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, राजस्थान के बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, ठीक है। तो ये बताइए इसमें कहाँ से जो है ये नहीं जाती हैं? तो आप देख पा रहे, अगर नक्शे में आप देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ से जो है, ठीक है, जैसे आप यहाँ अगर मंदिर बना दें तो आप ऐसे समझिए, ठीक है, ये बेसिकली आपका भारत बन गया। अब यहाँ से ये जा रही है, यहाँ से ये जा रही है, ठीक है। तो आप इसमें जो है आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें राजस्थान, सॉरी यहाँ पे एमपी पड़ता है, एमपी, यहाँ पे राजस्थान, और यहाँ पे आपका जो है मध्य प्रदेश पड़ जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तो नहीं होगी, इसमें आपका जो कर्क रेखा है ये उड़ीसा ही होगा, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बाकी छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, राजस्थान से और मिजोरम से भी गुजरती है, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि आपका जो उड़ीसा है वो कहीं यहाँ पे लगता है। उड़ीसा से कौन सी रेखा गुजरती है? मानक समय रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? मानक समय रेखा गुजरती है यहाँ से, ठीक है। तो आप आज की क्लास आपकी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी और आप आगे भी ऐसे प्यार स्नेह सम्मान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
you.